हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है समुच्चय यानी कि सेट को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे हम लोग कैसे। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय करेंगे, हर एक प्रश्नावली का परिचय करेंगे, उसके बाद उदाहरण, उसके बाद प्रश्नावली। क्योंकि अगर आप परिचय में समझते हैं तो उसके बाद आप उदाहरण कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। अगर उदाहरण को अगर समझते हैं तो आप प्रश्नावली बिल्कुल आसानी से कर पाइएगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे चैप्टर का ही नाम है समुच्चय यानी कि सेट। तो ये समुच्चय होता क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे समुच्चय होता क्या है। समुच्चय समुच्चय का मतलब हुआ वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह या संग्रह। यहाँ पे देखिए, हम लोग जब बात करते हैं समुच्चय की तो समुच्चय का मतलब होता है यहाँ पे वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? वस्तुओं का मतलब कि बहुत सारी वस्तुओं के बारे में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आता है बात सुपरिभाषित संग्रह के बारे में। यदि आप इस शब्द का मतलब अगर समझ जाते हैं तो बिल्कुल आप समझ गए, समझिए कि समुच्चय को। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तु के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बदले नहीं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आज एक कह दे कि सब कोई जानता है, अधिकतर पूरा लोग जानता है कि ये एक है, तो ये किसी भी वस्तु व्यक्ति के लिए ये आकर कोई नहीं कह सकता है कि ये दो है। कोई भी नहीं कहेगा। जिसको नहीं पता होगा वो कह सकता है, तो वो उसकी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हम ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हम दो लिखे हैं, कोई भी व्यक्ति आएगा तो इसको दो कहेगा, ऐसा नहीं कि उसको तीन कहेगा। इसका मतलब सुपरिभाषित का मतलब ही होता है कि सभी व्यक्ति के लिए एक ही रहे, वो बदले नहीं। यहाँ पे समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। मतलब कोई भी वस्तु है, अगर मान लीजिए उसको हम एक नाम दे दिए तो उसका मान लीजिए यहाँ पे एक हम संख्या लिख दिए, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी आएगा तो इसको कहेगा कि ये एक ही है। कोई ऐसा नहीं आएगा कि कहेगा दो है। अगर वो कह रहा है तो इसका मतलब उसको सब लोग मिलकर उसको गलत ठहराएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ गए समुच्चय को। आखिर हम लोग समुच्चय को पहचानेंगे कैसे? समुच्चय अगर दे दिया जाए कोई समुच्चय है नहीं है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आपसे बोल दे फर्स्ट में, यहाँ पे आपके को बुक में भी ऐसा उदाहरण दिया हुआ है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। यहाँ पे देखिए हमने लिखा क्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। अगर किसी व्यक्ति से पूछ दिया जाए जो पढ़ा लिखा हो, अगर उससे पूछ दिया जाए कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या है, तो वो जवाब देगा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। इससे अधिक वो जवाब नहीं देगा। इसमें दूसरा संख्या कोई भी नहीं कहेगा। अगर किसी भी व्यक्ति पढ़ा लिखा जो जिसको पता हो कि 10 से कम विषम संख्या क्या, विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, तो ये इतना ही जवाब देगा। इसका मतलब है कि आप कहीं पे चले जाइए, इसका माने नहीं बदल रहा है जो हिंदी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समुच्चय है। लेकिन अगर बात करें कौन सा समुच्चय नहीं है, अगर आपसे कह दे यहाँ पे 10 महान अगर आपसे कोई कह दे कि 10 महान व्यक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे लिए कोई महान, हम जिसको आदर्श मानते हैं उनका नाम रखेंगे। अगर दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं तो दूसरा व्यक्ति अपना अपना आदर्श जिसको मानता है उसको 10 व्यक्तियों का नाम बतलाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो है ये समुच्चय नहीं है, लेकिन ये समुच्चय है क्योंकि सभी व्यक्ति के लिए एक ही आ रहा है, यानी कि 1 3 5 7 9। अगर कोई आपसे कह दे कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या बतलाइए, तो आप 1 3 और 5 7 और 9 ही कहेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन बात किया जाए 10 महान व्यक्तियों के बारे में, तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना राय हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो दिया है दूसरा नंबर, ये समुच्चय नहीं है और हमारा पहला नंबर समुच्चय है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब हम लोग बात करते हैं समुच्चय को लिखने के तरीके के बारे में। समुच्चय समुच्चय को हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं यहाँ पे। एक होता है रोस्टर रूप,
एक होता है हमारा समुच्चय। देखिए यहाँ पे बात करें समुच्चय को, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं निरूपण यानी कि लिखने के तरीके के बारे में। तो देखिए समुच्चय को हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं, एक रोस्टर रूप होता है, एक समुच्चय निर्माण रूप होता है। अगर रोस्टर रूप यानी कि जब भी आप समुच्चय को लिखिएगा तो मझोला कोष्ठ का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए हम कोई भी समुच्चय लिख रहे हैं, मान लीजिए 5 7 9 हो गया, तो इसको जब भी लिखेंगे मझोला कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। समुच्चय को लिखने का यही तरीका होता है। और बात करें इन दो तरीकों के बारे में, जो कि एक होता है रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो देखिए रोस्टर रूप हमारा जो यहाँ पे लिखे थे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 1 3 5 7 और 9 लिखे थे। इसको जब हम मझोला कोष्ठ में लिख दिए, इसका मतलब हम लोग इसे रोस्टर रूप में लिख दिए। रोस्टर रूप को इसी तरह लिखा जाता है। ध्यान रहे कि सब संख्या को अलग अलग कॉमा डाल के लिखा जाता है और मझोला कोष्ठ में लिखा जाता है। ये हमारा हो गया रोस्टर रूप। अगर समुच्चय निर्माण रूप की बात करें तो समुच्चय निर्माण रूप में मझोला कोष्ठ का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे शॉर्ट में जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे x सच दैट x, यानी कि हम इस x की, ये जो x है पहले वाला, इसका मतलब ये जितना आपको दिखाई दे रहा है ये सब के लिए हम x का यूज किए हैं। लेकिन एक विशेष x है जो कि मान लीजिए इसको दर्शा रहा है, इसको दर्शा रहा है, इसको दर्शा रहा है। ये जो है ये रोस्टर रूप को हम डायरेक्ट समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा x है ये हमारा इसमें जो अवयव है इसको हम लोग 1 3 5 7 9 को अवयव बोलते हैं। तो ये अवयव को दर्शा रहा है। उसके बाद देखिए x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, इसे हम लोग रोस्टर रूप में, अब सॉरी समुच्चय निर्माण रूप में लिख दे। ये तो हमारा रहा रोस्टर रूप, इसे थोड़ा हम सही से लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9, देखिए ये रोस्टर रूप हो गया, ये समुच्चय निर्माण रूप है। यहाँ पे बात करें तो ये रोस्टर रूप, ये समुच्चय निर्माण रूप, ये आपको हमने बहुत बारीकी से बतला दिया। अगर बतलाइए हम आपको परिचय ही नहीं देते, अगर प्रश्नावली का प्रश्न हल कराने लगते तो आपको समझ में नहीं आता रोस्टर रूप क्या है, समुच्चय निर्माण रूप क्या है। जब हम बतलाते प्रश्नावली के प्रश्न तो आपको बहुत सारे प्रश्न करने के बाद समझ में आता, इसीलिए हम लोग परिचय का वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जाने कि अगर बात करें समुच्चय के लिखने के तरीका के यानी कि निरूपण के बारे में, तो हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक हमारा रोस्टर रूप हो गया, एक समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब बात करते हैं कुछ विशेष यहाँ पे महत्वपूर्ण समुच्चय के बारे में। समुच्चय के लिए महत्वपूर्ण बातें। देखिए अब बात करते हैं समुच्चय के लिए महत्वपूर्ण बातों की। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप समुच्चय को दर्शाइएगा, पहला तो उसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, यहाँ पे से डाल दीजिए, ठीक है, से समुच्चय को दर्शाया जाता है। हिंदी अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, अब समझते हैं। मान लीजिए हम लोग लिखे थे 1 3 5 7 और 9 लिखे थे। अगर इसका एक पर्टिकुलर यानी कि इसका नाम अगर देना हो तो हम लोग इसको बड़ा ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक, लेकिन बड़ा ही अक्षरों में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से समुच्चय को दर्शाया जाता है। यहाँ पे हम आपको साफ साफ लिख दें कि अंग्रेजी का कोई भी अक्षर हो सकता है लेकिन बड़ा ही अक्षर होगा। अब दूसरी बात यहाँ पे करें, ये तो हमारा हो गया, यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दे दिए। दूसरी, अवयव, अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है, तो आखिर ये अवयव होते क्या है?
अवयव की बात करें, सबसे पहले हम जब तक अवयव नहीं जानेंगे तो हम लोग उसके दर्शाने का तरीका क्या पता हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ये अलग अलग है, इन्हीं को हम लोग अवयव बोलते हैं। तो अवयव का जो दर्शाने का तरीका होता है, जब से हमने आपको लिखा था x जबकि x, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों छोटे अक्षर है। जब भी अवयव को दर्शाया जाएगा तो उस समय छोटे अक्षरों का अंग्रेजी वर्णमाला के इस्तेमाल किया जाएगा, यही हम कहना चाहते हैं। अब देखिए ये हमारा 2 नंबर हो गया, यानी कि 2 हम आपको बतला दिया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप समझें, आपको समझ में, यदि देखिए आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अगर रिवीजन करते हैं तो भी, अगर यहाँ पे लिख ले रहे हैं और रट ले रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, ये आप भी जानते हैं, आपको भी किसी ने बतलाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। हाँ जी, अब हम लोग थोड़ा 1 मिनट देखेंगे, यहाँ पे बुक लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा समुच्चय दिया है जिसको डायरेक्ट डिनोट कर दिया है। यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट का समय दीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए एक n है, एक z है, q है, r है, z प्लस है, q प्लस है, r प्लस है। अब देखिए यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर ऐसा आपको दिखाई दे दे तो आप उसको कौन सा समुच्चय समझेंगे। देखिए उस समय आपको दिखाई दे, अगर मान लीजिए कहीं पे n दिखाई दे, कह दे कि n समुच्चय, इसका मतलब क्या हुआ, यही आपको बुक में यहाँ पे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए n का मतलब होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जब भी आपको n कहीं पे दिख जाए और पूछे कि ये क्या चीज का समुच्चय है, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और बात करें प्राकृत संख्या होती क्या है, गिनती की सभी संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक चली जाती है, उन्हें हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत तक। गेट बंद करोगे यार। यहाँ पे देखिए अनंत तक, ठीक है, यहाँ पे हमारी हो गई प्राकृत संख्या जो कि यहाँ पे अनंत तक जाएंगी, 1 से शुरू होकर अनंत तक। और z की बात करें तो ये हमारा पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब ही होता है पूरा अंक। यहाँ पे माइनस में हो सकता है, -1 0 प्लस का 2, यहाँ पे इधर अनंत तक जाएगा और माइनस में भी अनंत तक आएगा, इसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूर्णांक का समुच्चय। पूर्णांक का समुच्चय मान लीजिए डैश डैश अनंत से आया, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डैश। आप एक बात पर ध्यान दीजिए, जब भी हम लिख रहे हैं, मान लीजिए पूर्णांक ही संख्या लिख रहे हैं, तो देखिएगा पूर्णांक संख्या को हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, डैश डैश मान लीजिए अनंत से आया 5 4 3 माइनस लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उसको कॉमा देकर लिख रहे हैं। जब समुच्चय में लिख रहे हैं तो अलग अलग करके यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मतलब हम समुच्चय में लिख रहे हैं और मझोला कोष्ठ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा समुच्चय जो दिया है पूर्णांक के लिए, ठीक है। अब बात करें क्यों क्या होता है, क्यों होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का समुच्चय। यहाँ पे संख्या लिखे हैं, ठीक है, छोटा सा लिख दिया, ज्यादा स्पेस नहीं है। तो परिमेय संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे पूर्णांक को भी आप परिमेय संख्या में ही आती है, क्योंकि इसके सबके नीचे 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1/5 2/-3 7/9 ऐसे अनंत आप लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये आप जानते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। p/q जिसे हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे q = नॉट 0, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है, अगर 0 से अगर भाग देते हैं तो इसका इन्फिनिटिव यानी कि बहुत सारा मान आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाता है कि q = नॉट 0, यानी कि q आप 0 नहीं ले सकते। चलिए इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए बात करें r का मतलब रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक संख्या का समुच्चय,
वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती है, -5, 4, 3/2, √2, √5, यानी कि परिमेय अपरिमेय सब आती है। परिमेय में सब आ गई तो संख्याएं मतलब यहाँ पे सभी संख्याएं लगभग चली जाती हैं। यहाँ पे बात करें z प्लस, यहाँ पे देखिए z था, यहाँ पे z प्लस, यहाँ पे पूर्णांक, पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों आता था, लेकिन z प्लस का मतलब हुआ धनात्मक पूर्णांक, यानी कि यहाँ पे धन पूर्णांक का समुच्चय। इसका मतलब हुआ यहाँ पे 0, 1, 2, 3 डैश डैश एवं अनंत तक जाएगा, लेकिन 0 से शुरू होगा। अगर बात करें q, तो यहाँ पे देखिए q जो था परिमेय संख्या था, तो परिमेय संख्या में हम लोग माइनस भी लिख रहे हैं, प्लस भी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस पहले से दिया है, यानी कि कह रहा है धन परिमेय। धन परिमेय संख्या का समुच्चय, संख्या का समुच्चय। यहाँ पे 5/4, 3/2, 7/9, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं अनंत। यहाँ पे देखिए मझोला कोश थोड़ा तेजी में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे r की बात करें, यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पूरी संख्याएं चली जाती है, जितनी भी संख्याएं होती है। तो यहाँ पे बात करें तो लेकिन इसमें कह रहा है कि आपको धन ही लेना है, प्लस यहाँ पे दिखाया गया है, इसका मतलब धन वास्तविक संख्या का समुच्चय। यहाँ पे √5 हो सकता है, √3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, ऐसे डैश डैश, यानी 1.2 का मतलब अगर काटिएगा तो ये बाटा में चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परिमेय अपरिमेय दोनों हो गया, संख्याएं भी हो गई, लेकिन माइनस में आपको कहीं पे नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे आप चाहे यहाँ पे क्या यहाँ पे तो माइनस में आपको दिख रहा होगा, संख्याएं माइनस में, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए आपको बुक में दिया हुआ था, जिसको मान लीजिए कि आप किसी प्रश्न में दे दिख जाए तो आप उसको क्या समझेंगे अगर गलती से नहीं दिया हो तो। उस समय के लिए आपको इतना ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। आगे हम लोग को क्या जानना है, इसमें थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, एक चिन्ह के बारे में हम लोग को जानना है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें स्किप भी हो जाती है, इसीलिए हम लोग भी थोड़ा देखते हैं कि क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है। यहाँ पे देखिए बात करें, आपको मिलेगा एक ऐसा चिन्ह और एक ऐसा चिन्ह। इस चिन्ह का मतलब हुआ कि कोई समुच्चय दे दिया रहेगा, यानी कि समुच्चय का मतलब उसको किसी संख्या से किसी अंग्रेजी लेटर से आपको डिनोट किया रहेगा। उसके बाद बोलेगा, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका मतलब हुआ में है, यानी कि में है, इसका मतलब हुआ कि में नहीं है, यानी कि समुच्चय दिया रहेगा, उसमें रहेगा कि में नहीं है, में नहीं, में नहीं है। में नहीं है का मतलब मान लीजिए कोई समुच्चय दे दिया रहेगा और आपसे बोलेगा कि इस समुच्चय में बताइए ये संख्या है कि नहीं। अब आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको मान लीजिए एक कोई समुच्चय है जिसमें 1, 2, 3 संख्याएं हैं। अगर आपको दे दे कि यहाँ पे 3 दे दे और यहाँ पे डैश डैश करके ए दे दे, तो इसका मतलब हुआ अगर इस चिन्ह का आप उपयोग करेंगे, इसका मतलब ये जो समुच्चय दिया है ये 3 है उसमें, इसका मतलब यहाँ पे 3 है, तब हम लोग इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। लेकिन इस चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे अगर इसी समुच्चय की बात करें, अगर यहाँ पे 5 दे दे डैश डैश ए दे दे, तो हम लोग इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू लिखते हैं इस समय जब ये 5 नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको 3 तक संख्या दिखाई दे रही है, 5 तक संख्या दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये 5 है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज इंट्रोडक्शन का क्लास। कल से हमारी क्लासेज रेगुलर होंगी। तो ये रहा जितना भी देर तक हुआ हो यहाँ पे परिचय का वीडियो। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप आए हैं नए क्लास में, जो कि क्लास 11th है, और ये चैप्टर भी आपके लिए नया है, तो आप एक बार और से वीडियो को देखिएगा। यदि आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, ये हमारा मानना है। यदि समझ में नहीं आता है तो फिर दूसरा देख लीजिएगा क्योंकि जब हम आपको समझा ही नहीं पा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ पे रह करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करिएगा।
ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।